ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गीत के दौरान हुई घटना को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत को पूरा गाने से रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि समझना जरूरी है कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी क्या कहना चाह रही थी। बीजेपी के आरोपों और कांग्रेस की सफाई दोनों पर बात होनी चाहिए। राष्ट्रगीत को लेकर पिछले कुछ समय से जो राजनीति चली है, उस पर भी बात होनी चाहिए। सवाल है कि वंदे मातरम के दौरान आखिर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच क्या बातचीत हो रही है। अगर कांग्रेस कह रही है कि सोनिया गांधी ने रोकने की कोशिश नहीं की, तो क्या इसे मान लेना चाहिए? लेकिन क्या पार्टी के दो सबसे सीनियर नेताओं से राष्ट्रगीत के दौरान सम्मान के साथ सावधान खड़े रहने की उम्मीद नहीं थी? विवाद पर कांग्रेस की सफाई को बीजेपी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। कोई व्यवधान नहीं हुआ। ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा। ये राष्ट्रीय गीत है। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस करते हैं। आज 80th इंडिपेंडेंस डे पे कांग्रेस ने बता दिया कि उसके डीएनए के अंदर देशभक्ति नहीं, परंतु देश के अंदर एनार्की फैला। जी हाँ, इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इनको वंदे मातरम से नफरत है। उससे वंदे मातरम ही कोई भी चीज जो भारत अच्छा करता है उससे नफरत। कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके बस। कांग्रेस दफ्तर में भी जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसको भी रोकने का प्रयास हुआ। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता AK वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, RLM के स्पोक्स पर्सन हैं। निवान शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सरल पटेल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रदीप भंडारी जी, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। प्रदीप जी, कांग्रेस जब स्पष्टीकरण दे चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वंदे मातरम पूरा गाया गया और उस दौरान खड़गे जी को खड़े रहने में समस्या थी, उनके लिए कुर्सी लाने को कहा जा रहा था, तो इसको व्यवधान के रूप में बीजेपी क्यों देख रही है? पहली बात तो प्रत्युष जी, आपको सभी को पैनल में और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये विकसित भारत 2047 का रोड मैप है। कैसे 17 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है, कैसे 7 प्रण जो देश ले चुका है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 10 गुना बढ़ी है। ओवरऑल इसमें डेटा पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ना चाहिए। अपोजिशन के लोग भी पढ़ेंगे तो उनके अंदर देश प्रेम ज्यादा आ जाएगा, ना कि राजनीतिक प्रेम आ जाएगा। निवान जी से भी मेरा निवेदन है कि आज पढ़ लें, आज राजनीति मत करें। फिर आपने मेरे से सवाल पूछा है और मैं आपको वीडियो के जरिए बताता हूं। ध्यान से प्रत्युष जी देखिएगा, यहां सोनिया गांधी खड़ी हैं, या मल्लिकार्जुन खड़े हैं, या राहुल गांधी खड़े हैं। सोनिया गांधी सामने इशारा करती है ऐसे, रुक जाओ। मतलब वंदे मातरम जब चल रहा था तो सोनिया गांधी इशारा कर रही है कि रुक जाओ। फिर जब वो नहीं रुकते सामने, तो खड़गे जी की तरफ टर्न करती है, राहुल गांधी की तरफ टर्न करती है, और या नीचे से हाथ अपना ऐसे करती है कि क्या चल रहा है। मतलब वो इतना गुस्से में आग बबूला थी कि वो वंदे मातरम नहीं सुन पाई, और जब लोग नहीं रुके तो उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पॉइंट किया।
कुछ कोशिश करके बाकी के कांग्रेस व्यक्तियों ने समझाया कि रुक जाइए सोनिया जी, थोड़ा सा ही समय बचा है। अब अगर इनका आर्ग्यूमेंट आगे लेकर जाते हैं कि भाई खड़गे जी को दिक्कत हो रही थी, तो खड़गे जी को पहला इशारा करना चाहिए था। मैंने सोनिया गांधी कौन होती इशारा करने के लिए? और 3 मिनट 10 सेकंड अगर खड़गे जी नहीं खड़े हो पाए तो उसके बाद तो उन्होंने 35 मिनट की स्पीच दी, उसमें तो उनको कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। और वही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है रेड फोर्ट पे नहीं गए, जहां पे पूरे वंदे मातरम का रिसाइटेशन हुआ और 80th स्वतंत्रता दिवस देश ने बनाया। तो इन सबको जब आप जोड़ते हैं तो इससे यही स्पष्ट होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जैसे तुष्टीकरण के नाम पे वो डाउन कर दिया था, वैसे ही आज कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी के पता होने के बावजूद, राहुल गांधी को नहीं पता होने के बावजूद जब वंदे मातरम चला, तो ये दोनों मां बेटे जो है इतने घबरा गए, इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उनने बाद में सबकी क्लास लगाई। और आप अगर कह रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हो गया, तो क्या पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं? अगर पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं तो फिर पवन खेड़ा ऑन रिकॉर्ड आके बोले कि उनने झूठ बोला और देश से माफी मांगे और उनका स्टैंड गलत है और जयराम रमेश का स्टैंड सही है, क्योंकि दोनों एक पब्लिसिटी इंचार्ज है और एक ओवरऑल इंचार्ज है। हम किसकी बात माने? तो आज मुख्य बात यह है कि सरल पटेल जी दिमागी नक्सल कांग्रेस, दिमागी नक्सल मानसिकता वो कांग्रेस में आ चुकी। सरल पटेल जी, क्या बाकी के पद या छंद गाने से कोई दिक्कत थी? क्या अपमान हुआ जो आरोप लग रहा है? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आप सभी को, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। और जो प्रदीप भंडारी जी वंदे मातरम, तो प्रदीप जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो आप भी सेम कर्टसी एक्सटेंड करिएगा। तो जो 2 लाइनें, 2 पंक्ति मैं प्रदीप जी को कहकर अपने बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि फिरंगी के जमाने में मजे के दिन ना काटे हो, शहीदों के जनाजों से ना खुद मैदान पाटे हो, वंदे मातरम से वफादारी की सनद हमसे वही मांगे जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों के जूते ना चाटे हो। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी ने 1896 में वंदे मातरम को अपना लिया था। आज भी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम के बिना वो पूरा नहीं होता। लेकिन आज देश इन बनावटी राष्ट्रवादियों से और नफरती चिंटुओं से पूछ रहा है कि 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? बीजेपी के कार्यक्रमों में क्यों वंदे मातरम नहीं गाया जाता? और आज जब लाल किले पर देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है तो हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन देश की आजादी के 80 साल बाद और 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी के सीने पर इटली का झंडा देखकर हर भारतीय को दुख हुआ और हर भारतीय शर्मसार हो गया। और भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदीप भंडारी जी है, जो अपनी नाकामियों को, 12 साल की नाकामियों को राष्ट्रवाद की आड़ में छुपाना चाहती है, ये देश ये टूल किट समझ चुका है और इसका करारा जवाब मिलेगा। प्रदीप भंडारी जी ने नक्सली और ये जो प्रधानमंत्री ने बात की वो भी करने का ट्राई किया। तो 12 जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब वो भी नक्सली थे, फिर नक्सली थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी बात मानकर 3 कानून वापस क्यों ले लिया? तो ये प्रधानमंत्री क्या नक्सली है क्या? प्रदीप भंडारी जी इसका जवाब दे। कैसी बातें कर रहे हैं ये आदमी? ये क्या आदमी बात कर रहा है? ये आदमी की सोच किस तरीके से आगे? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को नक्सली बोलते हैं? शर्म नहीं आती? तो यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस है। कल सेक्सिस्ट ये नेहरू ने यही सिखाया है ना आपको? आपने कहा बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के साथ ऐश आराम की बातें कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए भैया, ये देखो, ध्यान से देखो अपने नेहरू जी को, क्या कर रहे थे नेहरू जी, समझे? आप हमसे बात करना चाहते हो, मैं बात करना चाहता हूं डेटा की। आपने बोला हमने देश के लिए क्या किया? खादी उत्पादन 5 गुना बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी, मोनोरेल 21 गुना बढ़ा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 33 टाइम बढ़ी, पेटेंट जनरेशन 4 गुना बढ़ा, डिजिटल ट्रांसमिशन 100 गुना बढ़ा, एजुकेशन बजट 10 गुना बढ़ा। आप बात करेंगे हमसे? आपने देश के अंदर कुछ नहीं किया है 70 सालों के अंदर। आप खुद ही सरेंडर्ड हो, आपका मानसिकता नक्सली सरेंडर्ड मानसिकता है और आप क्या बात करोगे? शर्म आनी चाहिए आपको। आजादी, ये देखो हमने क्या देश में किया है। पूरे देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 के बाद में बना है। आप तो अफवाह गैंग के लोग हो। आप तो कह रहे थे कोरोना के अंदर, महामारी के अंदर देश की हालत खराब हो जाएगी। आप तो फॉरेन वैक्सीन की बैटिंग कर रहे थे, देश ने आपको हराया। आप एनर्जी क्राइसिस के अंदर ये सोच रहे थे कि मिलने वाला है, देश ने आपको हराया। देश हमेशा आपको सरल पटेल जी, आप जैसे दिमागी सरल पटेल जी, एक सेकंड। सरल पटेल जी, आपने कहा कि पूरा राष्ट्रगीत वहां पर गाया गया और कहीं कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई अपमान नहीं हुआ। जो कांग्रेस का स्टैंड अभी तक जो स्पष्टीकरण सामने आया है, केरल में क्या पूरा गाया गया?
आप केरल की बात करेंगे तो फिर राजस्थान की भी बात होनी चाहिए। केरल के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि केरल में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, वंदे मातरम की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। अब ये राठौड़ जो है जयपुर में वहां पर अपना झंडा फहरा रहे होते हैं और वहां पर वंदे मातरम कौन सा गाया जाए वो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है। तो ये हमें राष्ट्रवादी के अंदर सरल पटेल भाजपा के इवेंट में आ जाओ, वंदे मातरम गाना सिखवा देंगे तुम्हें। आ जाओ, वंदे मातरम गाना सिखवा देंगे। जरा सोचो कि हमेशा जब भी आती है राष्ट्रवाद की बात, तुम और आम आदमी पार्टी जो तुम्हारी बी टीम है, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्रिंज एलिमेंट को चुनते हो। हिमांशु शर्मा, नीचे देखकर कुछ नहीं मिलेगा व्हाट्सएप पे, तो सच्चाई की बात है वो सामने दिखेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आप क्या कर रहे थे? आप सोनिया जी कर क्या रही थी? वो हाथ करके क्या कर रही थी? क्या खड़गे जी को बता रही थी? वंदे मातरम को विरोध कर रही थी ना, जिस वंदे मातरम के नाम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर सावरकर ने इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब जवाहरलाल नेहरू मजे मार रहे थे तब आप बात करते हैं। आरएसएस के पूरा देश जानता है मेरे भाई कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के समय फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकारों में लाठियां स्टूडेंट्स को पड़ रही है, आज ही जाके वाटर कैनन मारे जा रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार में 20% बेरोजगारी दर है और हम 1 लाख। ठीक है, मैं निवान जी आपका रुख कर रहा हूं। निवान जी, आपने भी देखा होगा जिन तस्वीरों को लेकर विवाद गहरा गया, बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए कि ये तो सीधे सीधे राष्ट्रगीत का अपमान है। देखिए, आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है? प्रत्युष भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो दिल से सच्चा देशभक्त हूं। मुझे लगता है आज का दिन ये राजनीति करने का है ही नहीं। आज का दिन अगर किसी ने भगत सिंह जी की बारे में पढ़ा है तो वो आज के दिन राजनीति कर ही नहीं सकता। एक 23 साल के युवा ने जो है अपनी जान दे दी थी इस देश की आज़ादी के लिए। हमें तो आज इतना गर्व होना चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि हम एक आज़ाद भारत में रहते हैं। अगर आप अलाउ करें तो मैं 2 लाइन वंदे मातरम की मैं भी गाना चाहता हूँ। मेरा मन कर रहा है आपके चैनल पे गाने का, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता को मेरा बहुत 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 नमन। आज भारत माता जो है, आज भारत माता को हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं, हाथ जोड़ के भारत माता की धरती को नमन करते हैं, भारत माता के जल को नमन करते हैं, भारत माता के पेड़ों को, वृक्षों को नमन करते हैं, पहाड़ को नमन करते हैं, भारत माता में पैदा हुए बच्चों को नमन करते हैं, हमारे भविष्य को नमन करते हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए, क्या आज भारत माता खुश हो रही होगी? आज हमारे जल जो है वो प्रदूषित हो गया, आज हमारी वायु भारत माता की जो है वो दूषित हो गई, हमारे भारत माता के पेड़ काटे जा रहे हैं, भारत माता के पहाड़ों का खनन हो रहा है, भारत माता की धरती पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए हमारे पास शिक्षा देने के लिए नहीं है। आप देखिए, एक अमीर का बच्चा जो है वो अच्छी शिक्षा पा रहा है और गरीब का बच्चा जो है वो टूटी हुई छत के नीचे बैठ रहा है। क्या भारत माता आज हमारी खुश होगी? आप बता दीजिए, क्या भारत माता गरीब और अमीर के बीच में फर्क जानती है? पंजाब में सिर्फ पंजाब के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर जहां मेरे युवाओं को लाठियां मारी जा रही है पंजाब में। दोनों को रखिएगा, एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। स्कूलों के अंदर जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदीप जी को रखिएगा, निवान जी को रखिएगा। और आज डिबेट वंदे मातरम पर है। वंदे मातरम जी, ये मुद्दे पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? मेरी बारी है प्रदीप जी, बोलिए। ये क्यों नहीं बोल रहे? कांग्रेस ने जो वंदे मातरम का अपमान किया है वो गलत है। आपका आम आदमी पार्टी का टेक रख दीजिए। आपको क्या दिख रहा है? प्रदीप भाई, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। प्रदीप भाई, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं पूरी आपकी बात सुनूंगा, मैं वादा करता हूं। 1 मिनट दे दीजिए बस। बोल दीजिए। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भारत माता क्या गरीब बच्चों और अमीर बच्चों में फर्क करती होंगी? आज अमीर बच्चों के पास जो है वो हाईफाई स्कूल में पढ़ने का मौका है, आज गरीब बच्चे जो है वो टूटे हुए स्कूलों के अंदर बैठ रहे हैं, टूटे हुए स्कूलों में अंदर बैठ रहे हैं। क्या भारत मां का मन दुखी नहीं होता होगा? क्या भारत मां का मन दुखी नहीं होता होगा जब युवाओं के सर पे लठ पड़ते होंगे? क्या भारत माता का मन दुखी नहीं होता होगा जब हमारे पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल के जंगल उड़ा दिए जाते हैं? क्या भारत माता का मन दुखी नहीं होता होगा जब हमारे देश में लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ता है 80 साल के बाद? क्या भारत माता का मन दुखी नहीं होता होगा कि हमारे देश में जहरीली सांस हमें लेनी पड़ती है?
आज भारत माता को हमारा योगदान क्या मुद्दे पर आ है? जाइए, अब आप मुद्दे पर आ जाइए निवान जी। क्या जो तस्वीरें दिख रही हैं वो सच्ची हैं जो कहा जा रहा है, या फिर अनर्गल है, गलत है? मेरा यह कहना है कि जो भी हमारे देश में वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकता वो देशभक्त है ही नहीं। आज वंदे मातरम का सम्मान आपको करना पड़ेगा। क्या कहिएगा? आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? का सम्मान तभी होगा जब आप भारत माता की सेवा करेंगे। आप अगर बच्चों के सर पे लठ चलाएंगे तो वंदे मातरम का सम्मान नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने हमारे देश में युवाओं पे लठ चलाए हैं वो कभी वंदे मातरम का सम्मानित नहीं हो सकता और सम्मान नहीं कर सकता। आज जिस व्यक्ति की वजह से 1 लाख स्कूल बंद हो गए हमारे देश में, वो कभी भी वंदे मातरम का सम्मान करने वाला नहीं हो सकता। आज जिस देश में हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, आज बच्चों को खाने के लिए उनके पास राशन नहीं है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटना पड़ रहा है। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आप वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर रहे हैं हमारे देश में। प्रदीप जी, निवान जी, अगर आप सच्चे व्यक्ति है तो मुझे 1 मिनट सुनेंगे। मुझे लग रहा है कि निवान इस वक्त पंजाब से होके आए हैं, क्योंकि ये देश के अंदर भारत माता तब प्रताड़ित होती है जब पंजाब के अंदर मेरे युवा साथियों को लाठियां मारी जाती है। स्वतंत्रता दिवस पे मेरे युवा साथियों को पंजाब में लाठियां मारी जाती है। भारत माता तब प्रताड़ित होती है जब वो देखती है पंजाब के अंदर 20% बेरोजगारी दर है। भारत माता तब प्रताड़ित होती है जब वो देखती है कि पंजाब का एक नेता शीश महल के अंदर बैठा हुआ है और 60 लाख से ज्यादा युवाओं को पंजाब में नशे में ग्रसित किया गया है। भारत माता तब प्रताड़ित होती है जब वो देखती है कि पंजाब के 1600 स्कूलों में से 9600 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। भारत माता तब प्रताड़ित होती है जब वो देखती है कि पंजाब की सरकार ने 6 बार ड्रग नशा मुक्त करने के एक्सटेंशन दे दिया पर नशा मुक्ति नहीं कर पाई। भारत माता तब प्रताड़ित होती है कि आज ही झारखंड के अंदर एक स्टूडेंट लीडर को जो फास्ट कर रहा था उसको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेएमएम की सरकार मेरी बारी है, पूरा आप 2 मिनट बोले प्रदीप भाई। अब मेरी भारत माता तब प्रताड़ित होती है निवान भाई, मेरी बारी, पूरा वंदे मातरम नहीं गाते। भारत माता तब प्रताड़ित होती है जब दिल्ली के अंदर आप शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक रखते हो। भारत माता तब प्रताड़ित होती है जब मनीष जब आप जो है शीश पे। बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आज भारत माता की असली सेवा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं जो बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आज भारत माता की असली सेवा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं। आज भारत माता की असली सेवा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं जो नशा मुक्त कर रहे हैं पंजाब को। आज भारत माता की असली सेवा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं जो 27वें नंबर से पहले नंबर पे ले आए पंजाब को। आज भारत माता की असली सेवा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आप सेवा करिए। मैं विवेक जी को रखिएगा इसके ऊपर। विवेक जी, आपने भी तस्वीर देखी होंगी, जो आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस ने सफाई दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरा वंदे मातरम बजा है, सबने गाया है। देखिए, मैं खुद भी इस बिल के खिलाफ था। मैं खुद भी व्यक्तिगत भी, पार्टियां भी जो थी इंडिया अलायंस की, हम लोग इसके ज्यादा फेवर में नहीं थे, क्योंकि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर और हमारे बापू महात्मा गांधी इन सबने मिलकर के निर्णय लिया था, ओनली फर्स्ट 2 स्टैंजास उसको हम यूज करेंगे, गाएंगे, बाकी को हटाया जाए, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर के चलना है। कुछ लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो ये चला, और ये चला 70-72 साल आजादी के बाद। उसके बाद बीजेपी सरकार ने आकर के अचानक इसके अंदर आखिरी के 4 स्टैंजास भी जोड़ दिए और बाद में एक बिल भी पेश किया जो एक्ट बन गया, वो पास हो गया कि साहब अब आपको पूरा गाना पड़ेगा, और ये जो है आप इसको प्रॉपरली नहीं गाएंगे तो ये इंसल्ट माना जाएगा। तो दैट हैज बीन एक्सेप्टेड नाउ। वो सबने एक्सेप्ट करा। जब आपका पास हो चुका है तो एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टी हो, और सबने अपने अपने ऑफिसर्स में पूरा का पूरा पार्टियों ने उसको पूरा बजाया। लेकिन केरल में नहीं हुआ ना सर, केरल में नहीं हुआ। साफ कह दिया गया कि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है वैसी चलती रहेगी। ठीक है, दैट इज अ डिबेटेबल पॉइंट, लेकिन आप इसको इस चीज से अगर जोड़ा जाए साहब कि सोनिया गांधी जो है वो देश से प्रेम नहीं करती, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे भारत से प्रेम नहीं करते, कांग्रेस पार्टी जो कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ दिस नेशन है, ये लोग भारत से प्रेम नहीं करते, देखो ये लोग तो एंटी नेशनल हैं। क्या ये कहना उचित है सर? क्या ये कहना उचित है? क्या ये नैरेटिव सही है? दिस इज द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ दिस नेशन, जिसका आजादी की लड़ाई में एक योगदान था। उनकी अपनी एक सोच है, हमारी अपनी एक सोच है, और सबने देश में कंट्रीब्यूट किया, सबने देश के अंदर आयम्स बनाए, कुछ गलतियां करी, कुछ अच्छाइयां करी। वाजपेयी का भी एक टेन्योर था। क्या मैं वाजपेयी को एंटी नेशनल कहूं क्योंकि वो बीजेपी के थे? ये किस तरह का नैरेटिव बीजेपी कहना चाहती है सोनिया गांधी के बारे में? जब संसद भवन पे हमला हुआ था, सोनिया गांधी द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज शी कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी
और वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जिस देश के अंदर इतनी बड़ी विपक्ष की नेता सीधा फोन करके कहती है आप ठीक है ना, और मेरा हालचाल पूछती हैं, उस देश के अंदर प्रजातंत्र कभी खत्म नहीं होगा। बट दैट इज वाजपेयी एंड दिस इज मोदी। ए.के. वाजपेयी जी को लाइएगा स्क्रीन पर। ए.के. वाजपेयी जी, विवेक जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि इस तरह के आरोप लगाकर क्या नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है? प्रत्युष जी, पहले सभी देशवासियों को, पैनलिस्टों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, सवाल ये है ही नहीं, सवाल राजनीति का है ही नहीं, सवाल ये है कि देश का एक कानून बन चुका है और देश का कानून ये है कि अगर कोई सिंगिंग डिस्टर्बिंग करेगा वंदे मातरम की तो 3 साल की सजा है। अब ये जो वीडियो चल रहे हैं आपके उसमें, इसमें साफ देख रहा है कि सिंगिंग हो रही है और सिंगिंग को डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या बचाव है उसमें, क्या डिफेंस है उसमें? अब ये डिफेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सवाल तो बड़ा क्लियर है कि आपने डिस्टर्ब किया है, इंटेंशनली डिस्टर्ब किया है तो 3 साल की सजा के हकदार हो। अभी पूरे देश में सोनिया गांधी के खिलाफ, खड़गे के खिलाफ केस फाइल होंगे इसी वीडियो के आधार पर। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, गंभीर नहीं, आप गंभीर एलिगेशन लगा रहे हैं। सरल पटेल जी को लाइएगा स्क्रीन पर। आप नहीं, आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होगा। नहीं है, अरे करेंगे लोग, किसको रोकोगे? अगर सबको दिख रहा है कांग्रेस की सफाई आ गई है, कांग्रेस की सफाई आ गई है, पूरा वंदे मातरम का गायन हुआ है वहां पर। अरे भाई, सफाई यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी सफाई, कोर्ट में चलेगी। पटेल जी को और ए.के. वाजपेयी जी को पीसीआर प्लीज एक साथ रखिएगा। जब ऑफेंस कर दिया, जब एक बात सुनिए, जब ऑफेंस आपने कर दिया, क्राइम आपने कर दिया, एक सेकंड, अरे सुनिए तो सही ना, जब क्राइम कर दिया तो क्राइम करने की सजा होती है। तो सफाई तो वहां चलेगी जहां जूते अपनी जबान से साफ होते थे, गॉड सेव द क्वीन, और अंग्रेजों के जूते चाटे जाते थे, वहां सफाई दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो वहीं सफाई दे सकती है अपनी, और वहीं से सफाई और ऑर्डर ले सकती है। नंबर 1। नंबर 2, प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि आज भारत माता बहुत दुखी होगी। मैं बिल्कुल उनकी बात से वाकिफ रखता हूं कि आज भारत माता बहुत दुखी होंगी कि लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में हमारे 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइनीज कंट्रोल आ गया है। हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को सरकार गिव अप कर चुकी है। आर.के. सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और देश के मुझे लग रहा है कि हमें मुद्दे पर ही रहना चाहिए, मुद्दे पर ही रहना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पे अगर कोई ऐसी बात करता है तो स्पष्ट होता है देशभक्त आदमी नहीं है, इसकी दुकान चाइना या पाकिस्तान से चलती है। ये है तुम्हारे नेहरू जी जो करा करते थे माउंट बैटन और सबके साथ में। समझे, शर्म आनी चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस पे इसकी मिनिस्टर की बहस कर रहे हो। ये है इनकी सच्चाई। ये रहे जवाहरलाल नेहरू, ये क्या कर रहे हैं माउंट बैटन जी के साथ में, मैडम माउंट बैटन के साथ में। समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये सरल पटेल, ये क्या चल रहा है? देश जानना चाहता है ये क्या चल रहा था उस वक्त। यूएनएससी की सीट जाके चाइना को गिफ्ट कर दी तुमने, इसी चक्कर में ये जो बात करते हो। आज स्वतंत्रता दिवस की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घर के घुस के मारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर में भारत में पेटेंट फाइलिंग 4 गुना हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत जो है वो एक्सप्लोरेशन मिशन कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आई सरेंडर, व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर? अरे भैया, आप वो करते होगे, आपका रिमोट चलता है चाइना से। डॉक्टर संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, इस पूरे विवाद को, पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या राष्ट्रगीत का अपमान हुआ या आरोप झूठे हैं? देखिए, जब राष्ट्रगीत एक एक्ट के रूप में आ गया पूरे देश के सामने कि हमें उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, तो फिर तो मैं मानता हूं कि सब लोग उसके लिए जिम्मेवार होंगे जो प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन अब तस्वीरों को लेकर के सवाल हो रहे हैं। ये जब भी ये राष्ट्रगीत गाया गया, इस देश की प्रकृति, इस देश की समृद्धि और रूपक के तौर पर, क्योंकि इसके 2 पक्ष को देखने की जरूरत है। अगर आप साहित्यिक नजरिए से इस गीत को देखेंगे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा ले ही रहा था देश में।
अतीत के उस कालखंड में जब हम लोग गुलामी का दंश झेल रहे थे, कोई ना कोई स्वर तो हमें ऊर्जा दे रहा था, जहां से हमें ताकत लेकर के और उनके खिलाफ लड़नी थी। और इसको तो कांग्रेस ने सबसे पहले गाया था भाई, इसकी मान्यता मिली थी। बाद में आप उनके अंश को लेकर के, तो क्या साहित्य से आप प्रतीकों को भी हटा देंगे? प्रतीक को तो आप नहीं हटाएंगे। तो ये विवाद वहीं पर रुक गया कि नहीं, पूरे वंदे मातरम के सारे गीत गाए जाएंगे। अभी कुछ पंक्तियां गाई गई थी ना, गाई गई थी, तो उससे देश क्या होता है, गौरवान्वित होता है। अतीत के उन नायकों पर हमें गर्व होता है, उस व्यक्तित्व पर गर्व होता है जिन्होंने इस गीत को लिखा। शायद गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जी को भी नहीं लगा होगा कि यह गीत ऊर्जा का गीत ना होकर के विवाद का गीत हो जाएगा। क्या हो गया? पर आनंद मठ पे कंट्रोवर्सीज है ना, उस नॉवल में भी तो कंट्रोवर्सीज है सर। आनंद मठ जो लिखा गया उपन्यास है, उसमें अपनी कंट्रोवर्सीज है। उसकी बहुत सी बातें बहुत से लोगों को नहीं एक्सेप्टेबल है। उसमें कहीं ना कहीं हिंदू सन्यासियों का एक विद्रोह जिन रूलर्स के खिलाफ था, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे, और उसके अंदर एक डॉक्टर संजय को एक साथ रखिएगा। उन्माद है, नहीं ठीक है। तो आप आनंद मठ को सिर्फ विवेक सर को बाकी के चार छंद में दिक्कत है। विवेक सर कहते हैं दो छंद हम गा सकते हैं, बाकी के 4 नहीं गाएंगे। नहीं, महात्मा गांधी को भी थी। इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है कि आप चीजों को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो तरीके हैं ना, अगर आप साहित्यिक बोध को लेकर के आप चलेंगे कि उसमें कहां से पिरोया गया है साहित्यिक प्रतीकों को, तो प्रतीक में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। धार्मिक एंगल भी है ना सर, नहीं हिंदू देवी देवताओं के नामों का वर्णन है, उनकी स्तुति है एक तरीके से। तो अब तो एक्ट हो गया है, तो हम सब गाएंगे, ये एक अलग इशू है, क्योंकि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कम से कम एक फ्री कंट्री और फ्री थॉट में हम डिस्कशंस तो कर ही सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये चीज अमान्य इसीलिए थी क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के नाम थे, जो कि अन्य कल्चर्स, अन्य धर्मों में मान्य नहीं है। सिख धर्म मूर्ति पूजा नहीं करता, बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास करता, वो हमारे देवी देवताओं के नामों से उसको लेना देना नहीं है। तो अगर हम वो गवा करके बोलेंगे यही तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है, नहीं गाओगे तो तुम राष्ट्रभक्त नहीं हो, तो तुम देशद्रोह, ये दिस इज अगेन नॉट वेरी फेयर टू देम। आई फील वी शुड अलाउ देम द फ्रीडम। जी बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन पूरे विश्व में आप बता दीजिए कि किसी देश का जो कोई नेशनल सॉन्ग हो, उस सॉन्ग में अगर देवी देवता से आप कनेक्ट करके चीजों को देखेंगे तो शायद उसके विरासत के उस जो संदेश के मतलब को हम लोग कहीं ना कहीं डाइल्यूट करेंगे। और अगर उसको प्रकृति, संस्कृति, समृद्धि से जोड़ करके आप देखेंगे तो शायद आप उन चीजों को, क्योंकि कभी कभी चीजों को जब हम लोग संकीर्णता में देखने लगते हैं, कभी कभी हम लोग उस रूप में देखने लगते हैं। यहाँ तो अध्यात्म में भी निर्गुण ब्रह्म भी है और सगुण ब्रह्म भी है। अगर निर्गुण ब्रह्म की बात साकार है ईश्वर, आप ऐसा गीत रखिए जो निर्गुण हो। हाँ, तो निर्गुण की बात तो मैं कर रहा हूँ। तो क्या दुर्गा निर्गुण नहीं हो सकती है? जो सगुण है निर्गुण नहीं हो सकती है। साकार रूप किसने दिया? साकार रूप हमने मान लिया कि कंसंट्रेशन के लिए एक आकृति, एक आकार होना चाहिए। अब निर्गुण मानकर क्या दिक्कत है? अगर गति पर विवाद है, नहीं है मान्य और अमान्य। नहीं, मुझे लगता है जो बात आपने कही है डॉक्टर संजय, आपने कहा कि साहित्यिक दृष्टि से देखें तो प्रतीकों को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरल पटेल जी भी इससे सहमत हो गए। सरल पटेल जी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम से किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर से एक बार वो सवाल दोहराऊंगा कि जब आपत्ति नहीं है, कांग्रेस के मुख्यालय में भी गाया गया, सभी लोग वहां पर खड़े थे, ठीक है, एक तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन केरल में यही गीत को कह देना कि साहब पुरानी परंपरा चली आएगी, हम नहीं गाएंगे, तब फिर आरोप लगता है कि क्या कांग्रेस वहां पर इंडियन मुस्लिम लीग के साथ दबाव में है? देखिए प्रत्युष जी, वंदे मातरम से 80 साल तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन अचानक कल लास्ट ईयर आकर सरकार ने कहा कि देखो ये स्टैंजा भी ऐड होगा, वो भी होगा। तो ये जो विभाजनकारी मानसिकता है ना कहीं एक पार्टी, एक संगठन की जो 1905 से चली आ रही है, जब तब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि नहीं सरल जी, बिल्कुल एक छोटा सा सवाल कि अगर 4 छंद इसमें जुड़ जाए तो इसमें देश बट कैसे जाएगा? ये विभाजन वाली कहां सी बात है? प्रत्युष जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। आप मुझे कर्टसी देंगे 60 सेकंड्स का, है ना? यस एंड नो आंसर नहीं होता, ये डिबेट है तो उस पर डिबेट होगी। नंबर 1,
तो जिस प्रकार से जो मानसिकता है कि पिछले साल तक तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं था, अचानक अमित शाह जी और मोदी जी को प्रॉब्लम हुआ कि ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, जेल टाइम होगा, वो होगा। और ये जो सारे जो एस्पेक्ट्स हम आज डिबेट पर चर्चा कर रहे हैं, 1937 में उसके लिए कमिटी बनी थी। उसमें कौन था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, और सभी की सहमति से एक डिसीजन लिया गया। उन्होंने, मैं मानता हूं कि हम सबसे ज्यादा उन सबको ज्ञान होगा, और उन्होंने जो देश हित में जो फैसला था वो उन्होंने लिया था। जहां तक आपने बार बार केरल की बात की, तो जब केरल में भी हमारे मुख्यमंत्री ने ओथ ली थी तभी भी वंदे मातरम गाया गया था। और आज जो भी रिकमेंडेशन है यूनियन मिनिस्ट्री का, यूनियन गवर्नमेंट का, उसको वो बाध्य है स्टेट गवर्नमेंट पर। तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये एक मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच है जो देश के असल मुद्दों से भटकाने के लिए प्रदीप भंडारी जी, उनकी पार्टी और उनके प्रधानमंत्री टाइम टाइम पर लेकर आते हैं। प्रदीप जी देखिए, मेरे कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं, दी ओपोनेंट हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये विभाजनकारी बात है और ये क्यों आए। इस लॉजिक को हम एक्सटेंड करें तो आर्टिकल 370 भी कांग्रेस के हिसाब से तो ठीक ही था, पर ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के एग्जीक्यूशन के बाद आर्टिकल 370 को हटाया गया। और आपने देखा कि पहली बार जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से यूनिफाई हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने बोला कि भाई पहले दिक्कत नहीं थी। नहीं, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वंदे मातरम था 1897 कांग्रेस की सेशन के अंदर, रहीयतुल्लाह सयानी एक मुसलमान थे, वो तक उसके अंदर थे और उनने भी पूरा वंदे मातरम गाया था। 1905 में हिंदू मुसलमान सब जो है वो एक साथ में वंदे मातरम गाते थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है पूरे वंदे मातरम को एज आजादी का उद्घोष यूज कर सकते थे। अब ये भी गलत है कि महात्मा गांधी ने ये बात को सही कहा। विवेक भाई को मैं करेक्ट करना चाहता हूं, बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, बट ही इज अ स्टूडेंट ऑफ पार्शियल हिस्ट्री। 17 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस पत्र लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू को। वो कहते हैं 17 अक्टूबर 1937 में कि वंदे मातरम के रिगार्डिंग मेरी ओपिनियन यह है कि पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए, परंतु कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है और मैं आपको कह रहा हूं एक बार आप देखिए, मेरे हिसाब से पूरा गाना चाहिए। फिर 3 दिन बाद 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू रिप्लाई करते हैं और कहते हैं मैंने आनंद मठ का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है, ये जिन्ना को और मेरे हिसाब से जिन्ना और मुसलमानों को इससे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए पूरा नहीं गाना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपीजमेंट के हाथों में जो पूरा वंदे मातरम हिंदू मुसलमान सब गा रहे थे, उसके कारण उन्होंने उसको काटा। और यही सोच के कारण पार्टीशन हुआ कि जिन्ना को मुस्लिम लीग को कुछ देते जाओ और 1945-46 के अंदर सीट्स ऑफ पार्टीशन को शो कर दिया और भारत के टुकड़े हो गए 1947 में, जिसमें 14 अगस्त को लाखों हिंदुओं और सिखों की जान चली गई। तो जो गलत है उस गलत को सही करने का दायित्व हर उस सरकार का होता है जो राष्ट्र प्रथम की बात करती। तो ये मत कहिए कि कुछ विभाजनकारी पहले चला आ रहा था, यही सच्चाई। और बताइए अब सोनिया गांधी क्या कर रही थी। मैं पूछता हूं प्रत्युष जी, अगर हमको सबको नहीं पता चले, बताइए उस वीडियो में हो क्या रहा था जब वंदे मातरम गाया जाता। सोनिया जी को अगर दिक्कत नहीं हो रही थी तो सोनिया जी इतनी एजिटेटेड क्यों थी, इतना गुस्से में क्यों थी? उसके बाद सोनिया जी और राहुल गांधी क्यों नहीं आए रेड फोर्ट के अंदर? और खड़गे जी को अगर श्वास की दिक्कत थी तो 3 मिनट 10 सेकंड वो खड़े नहीं हो सकते थे, पर 35 मिनट की स्पीच उन्होंने दे दी। दिस डज नॉट एड अप। इसलिए कांग्रेस आज दिमागी नक्सल कांग्रेस हो चुकी है, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। सरल पटेल जी, देखिए, जो संशोधन की बात की, जो कमेटी बनी थी उसमें महात्मा गांधी जी भी थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे। इसमें सारे 1937 में एक यूनानिमसली ये डिसीजन लिया गया। तो उस वक्त की जो परकोलेटिंग सिचुएशन थी, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी, उसको मद्देनजर रख के ये डिसीजन लिया गया। ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि जो नफरती विभाजनकारी ताकतें जो देश में आज भी दिखाई देती है, जो मेरे पैनल में भी साथ में दिखाई देती है, ऐसी ताकतें उस वक्त भी देश में थी। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो देश के लिए लड़ रहे थे। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़े सुनने का साहस और धैर्य रखिए। तो जो ताकतें थी जो उस वक्त जो साथ में मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, तो मुस्लिम लीग और प्लीज
ये इतिहास की बातें हो गई, लेकिन विवेक सर हम 2026 में हैं। आप करते थे 2026 में है और देश को पता है, छोड़िए और इस 2026 में भी हम वही पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे जैसे कि उस वक्त 1936 तक किसी को वंदे मातरम से प्रॉब्लम नहीं थी। 1936 में लाया गया कि नहीं साहब इसमें मुसलमानों को प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर इसमें संशोधन कर दिया जाए, बाकी के 4 छंद हटा दिए जाए। हम 2026 में सर इसकी बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है अगर वो 4 छंद भी अगर पूरा गाने को कह दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, हम नहीं गाएंगे, आप कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे। अब आपको कोई जबरदस्ती बंदूक की नोक पर तो नहीं गवाएगा, ये तो अपेक्षित है, ये तो अपेक्षित है कि देयर इज नो कंपल्शन टू सिंग। लेकिन अगर कहीं पे वो गान बज रहा है या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उसका इंसल्ट नहीं कर सकते। वो राष्ट्र प्रतीकों में से एक है। दिस इज व्हाट जो मैंने जो पढ़ा उसमें, वो ठीक है आपकी बात, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि जब आपका देश एक डाइवर्स देश है। आई अप्रिशिएट यू विवेक भाई। हाँ सर सुनिए, कम्युनिस्ट रशिया, I appreciate you that you accepted that Sonia Gandhi insulted it. I will not say that. I will not say that. बहुत रेयर होता है कि मैं और विवेक जी सेम पेज पे, बट आज स्वतंत्रता दिवस पे I commend you विवेक जी that आज आपने अपना चीनी प्रेम को साइड में रखा और माना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने गलत किया। जिस महिला you are a good man, you are a good man who said the truth for the first time in 2026. चलिए ठीक है, अब आप सुनिए, आपकी पार्टी के अच्छा आप सुन लीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूं विवेक भाई, मैं बहुत आपका सम्मान के लिए, लेकिन अब आप मुझे प्रश्न का और उत्तर आज आपने मुझे दीजिए। उम्मीद है कि सोनिया गांधी आपकी बात सुनिए जिस सोनिया गांधी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पेट्रियोटिक माना, सच्चा माना, बिल्कुल मैं देशभक्त माना, आपने जो संस्कार बताए यही संस्कार की बात मोदी जी करते हैं और जो कांग्रेस ने संस्कार बताए उस संस्कार को कहते हैं हम दिमागी नक्सल कांग्रेस। आज विवेक भाई आज पहले आपने नक्सल से अच्छा ठीक है तो मुझे भी कह दीजिए दिमागी नक्सल, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आराम से सुनिए, मत पूछो। आप एक इंटेलिजेंट आदमी हैं, क्या आप सोनिया गांधी को एंटी नेशनल मानते हैं? अपने जिद में सत्य की बात करी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो एक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो एक्ट में लिखा है मैंने बोला। अब एक्ट पास हो गया है, लेकिन मैं इस एक्ट से खुश नहीं हूं। मेरे हिसाब से वो 4 स्टैंजास नहीं जुड़ने चाहिए थे। मेरा देश डाइवर्स है विवेक भाई, मेरे देश में अभी कह रहे थे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका इंसल्ट नहीं होना चाहिए, फिर कह रहे हैं कि मुझे आपत्ति। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।